हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटे, नमस्कार। मैं आप सब बच्चों का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे नीट की तैयारी पूरे दिल के साथ कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि आप सब बच्चों को अपने चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। रोज़ चारों सब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज रिमेंबर एनी टू सब्जेक्ट्स, merely biology or chemistry will not give you the result. If you will work on all the four subjects, that is botany, zoology, physics, chemistry, only then your selection is possible. So please आप चारों सब्जेक्ट्स पे मेहनत करें। ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स का फिजिक्स का जो थ्रेशोल्ड है वो रिलेटिवली लो रहता है कंपेयर टू ऑल अदर थ्री सब्जेक्ट्स। बट रिमेंबर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द में खुद आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है। सो कीप वर्किंग बेटा, कीप गोइंग अवे फ्रॉम योर थ्रेशोल्ड and stay calm and have confidence upon you। और करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जीत हमेशा उसी की होती है जो कंसिस्टेंसी और कांस्टेंट एफर्ट्स अपनी जीत की तरफ लगातार लगाता है। सो आपको भी अपना जो मेहनत करने का एक जुनून है वो नहीं छोड़ना है। ये जुनून जो है, ये जो पागलपन है नीट को क्रैक करने का, ये आपके ब्लड में होना चाहिए। तो ब्लड में है जुनून, ब्लड में बीट होती है, लेकिन आपके ब्लड में जुनून होना चाहिए। एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए टू अटेन गुड मार्क्स एंड वेरी गुड स्कोर इन द नीट एग्ज़ाम, राइट। सो इसी एक मोटिवेशनल मैसेज के साथ मैं अपना आज का जो कंटेंट है वो शुरू करने जा रही हूँ। लेकिन कंटेंट शुरू करने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखिए और एनसीईआरटी को शब्द को सुनते जाइए और समझते जाइए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट ज़रूर करते जाइए। ऑल राइट। सो हमारा जो आज का चैप्टर है डिस्कशन के लिए जो हमने लिया है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो बेटा, let us start with this beautiful session of the human reproduction, which is of course one of the important and one of the most favorite subject of the NEET aspirants. So let us start with this chapter bete। Human reproduction में सबसे पहले you must be knowing that humans are sexually reproducing। सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब है द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जिस रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं बाय द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड ह्यूमन बींग्स आर वीवीपेरस। वीवीपेरस का मतलब वी गिव बर्थ टू यंग वंस। यू मस्ट बी नोइंग, आपको पता होना चाहिए, वीवीपैरिटी इज मोर एडवांटेजियस देन ओवीपेरस नेचर। बच्चे पैदा करना ज़्यादा एडवांटेजियस होता है देन लेइंग ऑफ एग्स। रीजन बीइंग, जो यंग वन होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी until their डेवलपमेंट, जबकि जो एग प्लेस किए जाते हैं बाय द बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो कम होते हैं। सो दैट्स वाई वी से दैट viviparous nature is more advantageous than the oviparous nature. So human beings are sexually reproducing viviparous organisms. And remember that in human reproduction the first event will be formation of the male and female gamete। मेल और फीमेल गैमीट का बनना कहलाएगा गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का बनना कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट का बनना कहलाएगा oogenesis। तो पहले गैमीट बनेंगे और आपको पता है जो मेल गैमीट होता है वही मोटाइल होता है और लार्ज साइज्ड ओवम के पास जाता है। तो सेकेंड स्टेप होगा इंसेमिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म or the semen into the female genital tract through the process called insemination। इंसेमिनेशन के बाद देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इन द एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब
थ्योरी पार्ट में एनसीईआरटी में लिखा है इट अकर्स इन द एम्पुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, लेकिन आप समरी पार्ट देखेंगे तो वहां पे लिखा है इट अकर इन द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। सो इनमें से अगर एक भी ऑप्शन में आता है आई विल गो विद एम्पुला पार्ट, एंड अगर एम्पुला पार्ट नहीं दिया हुआ है यू विल गो विद एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन बिकॉज दैट इज मेंशन्ड इन द समरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। सो डियर, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज लिंक बिटवीन द टू जनरेशन और उसको कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट एक यूनिसेलुलर ऑर्गन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो प्रीवियस जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन के साथ कनेक्ट करता है। ये जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करेगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहले ये मोरुला बनाएगा, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट हमारे यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार में जाके एम्बेड हो जाएगा। द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है embedding of the blastocyst in the endometrium of the uterus. All right, implantation के बाद there will be development of the embryo और फीटस शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए जो 9 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी है वहां पे हम यूज करते हैं एम्ब्रियो शब्द। 9 हफ्ते से ज्यादा का जो प्रेगनेंसी में अंदर एक कॉन्सेप्टस है उसको हम इस्तेमाल करते हैं शब्द कॉल्ड एज फीटस। सो 9 हफ्ते से पहले इट इज एम्ब्रियो, 9 हफ्ते के बाद इट इज फीटस। इम्प्लांटेशन के बाद देयर विल बी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 महीने का या जस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 महीने का होता है। 9 मंथ के बाद बेबी विल बी कमिंग आउट थ्रू द प्रोसेस विच इज कॉल्ड पार्टुरेशन। पार्टुरेशन का मतलब होता है बच्चे का जन्म होना, और बच्चे के जन्म के बाद दैट विल बी फेड विद द मैटरनल मिल्क बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टेशन। Alright, so this is all the events which we will be discussing in this chapter. But you must be knowing there are remarkable differences in the human and in the male and female reproductive system. Male reproductive system की बात करते हैं तो sperm formation जो है वो शुरुआत होती है प्यूबर्टी के ऊपर। प्यूबर्टी जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी का ही दूसरा नाम है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं और गैमीट बनाना शुरू कर देते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में प्यूबर्टी पे शुरू होती है और इवन इन द ओल्ड एज इट कंटिन्यूज। स्पर्मेटोजेनेसिस विल कंटिन्यूज फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल इन द ओल्ड एज, बट यू मस्ट बी नोइंग 40s के बाद जो है स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो रिलेटिवली कम हो जाती है इन द मेल एज वेल। सो देयर कैन बी अ टर्म यूज फॉर मेल इन द मेल एज मेल मेन्यूपॉज और एंड्रोपॉज बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिड्यूसेस आफ्टर द एज ऑफ 40s, राइट? सो though it reduces but it continues throughout the life of the male, जबकि फीमेल्स के केस में एग की फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही फीमेल गैमीट बनना शुरू हो जाता है, लेकिन सेक्सुअली मैच्योर होती है फीमेल एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, राइट? सो जो रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है फीमेल का वो प्यूबर्टी से लेके या मेनार्क से लेके मेन्यूपॉज तक होगा। मतलब फीमेल विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस और एग फॉर्मेशन विल बी अकरिंग इन द फीमेल अप टू द मेन्यूपॉज। मेन्यूपॉज के बाद सारे ही जो ओवरी के अंदर गोलाकार स्ट्रक्चर्स हैं फॉलिकल्स वो सारे डिजनरेट हो जाते हैं, इसलिए मेन्यूपॉज के बाद अ फीमेल इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, right? So that is the main difference between male and female reproductive system. Now let us start with the male reproductive system first of all, because gamete बनने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि male reproductive system में parts क्या है। So male reproductive system is comprised of the primary sex organ और उसके साथ जुड़े होते हैं secondary sex organs और external genitals। secondary sex organs में है accessory ducts और glands। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, accessory ducts, accessory glands along with external genital. External genital will be helping in the transfer of the semen into the female genital tract. मेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल इज प्रेजेंट इन द पेल्विस रीजन ऑन द पेल्विक रीजन। दिस इज आवर पेक्टोरल रीजन, दिस इज आवर पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइम बंदा है, प्राइम पर्सन जो काम कर रहा है वो है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहलाते हैं
क्योंकि इनका डुअल रोल होता है। एक तो ये मेल गैमीट बनाएंगे जिनका नाम है स्पर्म, दूसरा ये मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनके नाम है एंड्रोजन्स। मेन एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरॉन। सो टेस्टिस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, और ये टेस्टिस, ये पेयर ऑफ टेस्टिस मेल के एब्डोमेन के बाहर होते हैं। मेल के एब्डोमेन के बाहर मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब है ये प्रेजेंट होते हैं एक हाईली पिगमेंटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड अ स्क्रोटम। आपको ये पता होना चाहिए जब मेल बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो 7th मंथ होता है जेस्टेशन पीरियड का या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, उस 7th मंथ में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से एक रास्ते के थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू आ जाते हैं स्क्रोटम में, अंडर द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन्स एज वेल। एंड्रोजन्स, सो रिमेंबर, अगर एंड्रोजन्स नहीं होते हैं मेल ब्लड में, मेल बॉडी में, मेल फीटस में, सो दैट्स वाई अगर नहीं होंगे ये तो जो टेस्टिस होंगे वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं आएंगे, राइट। इनका स्क्रोटम में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो मेल्स में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होती। स्पर्म्स बनने के लिए नॉर्मल बॉडी तापमान की तुलना में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर चाहिए होता है जो स्क्रोटल रीजन में प्रेजेंट होता है। So in order to pursue the spermatogenesis, the testes descend into the scrotal sac during the 7th month of the gestation period. Alright. अब याद रखें जब सर्दी होती है, जब लो टेम्परेचर होता है, देन टेस्टिस कम क्लोजर टू द एब्डोमिनल कैविटी और द एब्डोमेन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स विच आर कॉल्ड एज डार्टोज मसल्स एंड क्रीमास्टर मसल्स इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द बॉडी हीट, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस चलती रहे लो टेम्परेचर में अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो। ठीक, रिमेंबर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा और ठंड है या लो टेम्परेचर है तब भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। गर्मियों में जो डार्टोज मसल्स हैं और क्रीमास्टर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं सो दैट द टेस्टिस मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम द एब्डोमेन, एंड समर्स में टेम्परेचर उनका जो है वो वाइबल रह सके टेस्टिस का और स्पर्मेटोजेनेसिस चलती रहे। कई बच्चों में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में एंड्रोजन्स की कमी की वजह से जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होते, नीचे ही नहीं आ पा रहे। ये नीचे ना आ पाने की एक कंडीशन ये जनरेट कर देते हैं जिसको कहते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म का मतलब होता है हिडन टेस्टिकल्स। क्रिप्ट का मतलब छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हुए हैं? एब्डोमेन में छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए हैं? क्योंकि फीटल ब्लड में एंड्रोजन्स का लेवल जो है बहुत कम था, इसलिए टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए। अगर यूनिलेटरल क्रिप्टोऑर्किडिज्म है, यूनिलेटरल मतलब अगर एक ही टेस्टिस जो है फेल हुई है स्क्रोटल सैक में जाने से, तो इट विल नॉट कॉज वेरी मच ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन अगर दोनों टेस्टिकल स्क्रोटल सैक में नहीं आई हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म या बाइलेटरल क्रिप्टोऑर्किडिज्म है, देन द पर्सन कैन बी स्टराइल। ये जो बच्चा पैदा होगा, ये जो मेल बेबी है, इसमें जो एब्डोमिनल टेस्टिकल्स हैं, याद रखिए इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में आप इस बच्चे को ट्रीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंड्रोजन्स, ताकि एंड्रोजन्स के प्रभाव से जो टेस्टिकल एब्डोमेन में है वो स्क्रोटल सैक में डिसेंड हो जाए, या सर्जरी के माध्यम से भी इसको ठीक कर सकते हैं कि जो टेस्टिस होती हैं उनको लोकेट किया जाता है एब्डोमिनल रीजन में कहाँ पर है, और उनको सर्जरी के माध्यम से द फिजिशियंस टेक देम टू देयर प्रॉपर साइट, उनकी जगह पे लेके जाते हैं विच इज स्क्रोटम। क्रिप्टोऑर्किडिज्म of course can lead to sterility. All right, so now after this the testes, they are covered by each of the testes covered by a dense connective tissue sheath. हर एक टेस्टिस के चारों तरफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है विच इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया से अंदर की तरफ दीवारें आती हैं, उन दीवारों को कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। टेस्टिकुलर सेप्टा की वजह से अंदर जो टेस्टिस होती है उसके कमरे बन जाते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल का जो नंबर होता है हर एक टेस्टिस में 200 से लेकर 250 हो सकता है, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं।
रिमेंबर, यही वो जगह है, यही वो स्ट्रक्चर है जो स्पर्म फॉर्मेशन में सहायक होंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक या तीन हो सकते हैं हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। ऑलराइट, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब्यूल है, इसका एक अंदर एक ल्यूमेन भी है। टेस्टिकुलर लोब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार अंदर की तरफ से लाइंड होती है दो प्रकार के सेल्स से। एक सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसे एनसीईआरटी पहले कहती है मेल जर्म सेल, और बाद में गैमेटोजेनेसिस सेक्शन में कहती है इमेच्योर मेल जर्म सेल। सो रिमेंबर, दे आर मेल जर्म सेल्स बिकॉज हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स माइटोसिस शो करते हैं, भैया वो मियोसिस शो नहीं करते। चाहे मेरे स्किन के सेल है, चाहे मेरे लीवर के सेल है, चाहे मेरे कोई भी बॉडी सेल है, मेरा एपिथेलियल सेल्स हैं, दे ऑल शोज द माइटोसिस, सो दे आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स. The only cells which are showing, which will be undergoing the meiosis, they are called as germinal cells. So remember, germ cells हैं spermatogonia, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार को अंदर की तरफ से लाइन कर रहे हैं। तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया है और साथ में प्रेजेंट है हमारे एक तरह के सेल जिन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के पर्यायवाची शब्द, इन्हें नर्स सेल्स कहते हैं, इन्हें हम सस्टेंटेक्युलर सेल्स कहते हैं, सस्टेंटोसाइट्स भी इनको कभी दफा कह देते हैं, बट दे आर सस्टेंटेक्युलर नर्स सेल्स या सर्टोली सेल्स। दोनों सेल्स जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार को अंदर की तरफ से लाइन कर रहे हैं, अंदर की तरफ से, नॉट बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से। तो एक सवाल आता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर की तरफ कितने प्रकार के सेल हैं, तो जवाब आएगा दो तरह के सेल्स हैं। एक और सवाल आ सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टोटल कितने तरह के सेल होते हैं अंदर? पूरा यहाँ पे ल्यूमेन है इसका और यहाँ पे ये दीवार है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पूरा जो ट्यूब्यूल है उसमें कितने प्रकार के सेल हैं, नॉट इन द वॉल, पूरे अंदर की तरफ। तो यहाँ स्पर्मेटोगोनिया होंगे, यहाँ सर्टोली सेल होंगे, फिर वहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, सेकेंडरी फिर स्पर्मेटिड में तब्दील होंगे, स्पर्मेटिड फिर स्पर्म में तब्दील हो जाएंगे। तो टोटल प्रकार के सेल्स हो गए, नंबर 1 हो गया हमारा spermatogonia, second is Sertoli cell, third is primary spermatocyte, then next fourth is a secondary spermatocyte, fifth is a spermatid and sixth is a sperm. So total कितने प्रकार के सेल हैं? 6 प्रकार के सेल हैं in the lumen, in the seminiferous tubule, not in the wall of the in the inner lining of the wall of the seminiferous tubule. रिमेंबर नाउ कि जो ये हमारे जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आगे के डॉटर सेल्स बनाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। जो डेवलपिंग स्पर्म होंगे उनको नरिशमेंट देते हैं ये एक तरह के नर्स सेल्स जिन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स। सो सर्टोली सेल्स डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को खाना, नरिशमेंट देते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं नर्स सेल्स। इनका और काम क्या होता है? जो सर्टोली सेल्स होते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाते हैं, उनके दरमियान टाइट जंक्शंस होते हैं। एक सर्टोली सेल दूसरे सेल्स के साथ एक बहुत इंटरमिटेंट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंधन बनाता है टाइट जंक्शन से, जिस वजह से जो हमारे टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं उनके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते, ब्लड को नहीं दिखता कि कोई फॉरेन एंटीजन हमारे शरीर के अंदर है, इसीलिए इंसान का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता अगेंस्ट द स्पर्म और स्पर्म को नहीं मारा जाता बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन। रिमेंबर, कई दफ़ा अगर ये ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है वो ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो स्पर्म की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं दे कम इन कांटेक्ट और एक्सपोजर ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बोलता है यार ये तो कोई एंटीजन है और या कोई और तरह का एंटीजन है हमारे इधर बॉडी के अंदर, सो लेट अस फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। तो स्पर्म्स के लिए एंटीबॉडीज जनरेट होना शुरू हो जाती हैं और जब स्पर्म्स मारे जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में तो इंसान के सीमेन में स्पर्म का काउंट घट जाएगा, ओलिगोजूस्पर्मिया हो जाएगा उसको, जिसकी वजह से वो पर्सन इनफर्टाइल हो सकता है। कई दफ़ा ये रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा हो सकता है कि एजूस्पर्मिया कंडीशन भी आ सकती है जिसमें सीमेन में कोई भी स्पर्म ना होगा, देन ऑल्सो द पर्सन विल बी इनफर्टाइल।
तो सर्टोली सेल्स का काम हो गया ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाना। तीसरा काम हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्पर्मेटिड को स्पर्म में भी तब्दील करने के लिए कुछ एक इशारे करता है, कुछ एक फैक्टर सिक्रीट करता है जिन्हें कहते हैं स्पर्मियोजेनिक फैक्टर। सो याद रखिए, स्पर्मेटिड की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं सर्टोली सेल्स। So you must be knowing spermiogenic factors are secreted by the Sertoli cells. Alright, under the effect of which hormone? FSH. पिट्यूटरी से आ रहा है एक हार्मोन जिसका नाम है FSH. FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर और उनको बोलता है कि हे भाई तू जल्दी से ना सिक्रीट कर दे स्पर्मियोजेनिक फैक्टर, ताकि जो स्पर्मेटिड बना है नॉन मोटाइल उसको चलने लायक बनाया जा सके और स्पर्म में तब्दील किया जा सके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो ये सर्टोली सेल्स हैं एक और काम करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, तो ये समझने के लिए आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के सेल समझने पड़ेंगे। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के सेल्स होते हैं उनका नाम है, बाहर के सेल मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस के सेल्स, उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स के ऊपर पिट्यूटरी से आ रहा गोनेडोट्रोपिन LH एक्ट करता है। LH कहता है कि भाई तू ब्लड में एंड्रोजन सिक्रीट कर दे। तो इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट करते हैं ब्लड में एंड्रोजन्स, जो मेल लाइक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स स्टिम्युलेट करते हैं उनकी फॉर्मेशन, और साथ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी फंक्शनिंग एग्जीक्यूट कराते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो एंड्रोजन्स होते हैं वो पैराक्राइनली, मतलब साथ में बगल में जो सेल्स हैं आपके सर्टोली सेल्स, उनके द्वारा सिक्रीटेड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। तो जो एंड्रोजन होता है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये डायरेक्टली डिफ्यूज होके जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है उसके साथ जुड़ के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को स्टिम्युलेट करता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य, स्पर्म बनने के लिए कौन से दो हार्मोन की आवश्यकता है, नीट का ये क्वेश्चन है। सो रिमेंबर, FSH and androgens are responsible for the formation of the sperm or spermatogenesis. All right, so that was about the testis. ठीक है, नाउ यू मस्ट बी नोइंग टेस्टिस जो है उसमें जो लेडिक सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स का बहुत सारा इफेक्ट है। एंड्रोजन्स की वजह से मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी पे। बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर, डेंस बॉडी हेयर, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलर हेयर जो है वो ग्रो करते हैं। थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स होता है, आवाज़ जो है वो हार्श या बड़ी खुरदरी सी आवाज़ जो है बच्चों की हो जाती है इस एज में। साथ में जो एंड्रोजन्स होता है CNS पे एक्ट करता है और लिबिडो और सेक्सुअल डिजायर को भी कंट्रोल करता है। एंड्रोजन्स का एनाबॉलिक इफेक्ट होता है ऑन द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इनमें लिए मसल प्रोटीन को बिल्डअप करता है। सो दैट्स व्हाई मेल प्रोटीन या मेल बॉडी या मेल्स हैव मोर मस्कुलर बॉडी कंपेयर टू द फीमेल्स, राइट? So you must be knowing that androgens are also responsible for aggression. So बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है, वैसे तो गुस्सा आजकल कोई जेंडर स्पेसिफिक है नहीं, गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है, बट androgens are having the effect on more they cause more of the aggression. गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है मेल्स को। So क्या किया जाता था मिडिवल टाइम में, कॉयर बॉयज एक होते थे जो रानियों के महल में होते थे, तो उनका जो टेस्टिकल्स होते थे वो रिमूव कर दिए जाते थे ताकि वो उनकी जो आवाज़ होती थी वो थोड़ी बड़ी लड़कियों की तरह रहे, और लड़कियों की तरह वो कपड़े पहनते थे, कॉयर बॉयज इन्हें कहते थे। और दे वर कैस्ट्रेटेड, द रिमूवल ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड एज कैस्ट्रेशन, जिसमें उनके ब्लड में एंड्रोजन का लेवल बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा। और रिमेंबर, एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल डिजायर ऑफ द पर्सन। सो एक तो बहुत शांत रहेंगे, अग्रेशन नहीं होएगा उनमें। दूसरा इसका एक सिग्निफिकेंस है कि जो aggressive bull होता है that can be changed into docile ox by castration. Castration, I told you, it is called as removal of the testis. All right, there was two terms. One I told you cryptorchidism, that is non-descending of the testis into the scrotal sac, and this is castration, this is removal of the testicles. All right, इतना clear है आप सब बच्चों को? So dear, testis जो होता है इसमें स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म जो है वो आगे की तरफ
स्पर्म जो है वो बनते हैं इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बने हुए स्पर्म अपना सिर गाड़ देते हैं सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म में। दे एम्बेड देयर हेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सर्टोली सेल्स टू अब्सॉर्ब और ऑब्टेन नरिशमेंट। सर्टोली सेल्स से फिर फाइनली दे आर रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। सो याद रखिए 3 definition. One is spermatogenesis, that is the formation of the sperm from the spermatogonia or the male germ cells. स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्रक्रिया आती है, उसके अंदर एक सब पार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इनटू द मोटाइल स्पर्म। थर्ड है हमारे पास स्पर्मिएशन। नीट का ये पॉइंट आ चुका है अभी लास्ट ईयर ही। स्पर्मिएशन का मतलब है रिलीज ऑफ द स्पर्म्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। अब ये जो स्पर्म्स बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और ट्यूब्यूल के अंदर ल्यूमेन में चले गए हैं, नाउ दे विल बी कैरिंग दे विल बी एंटरिंग इनटू द little straightened part of the seminiferous tubule which is called tubuli recti. ट्यूबुली रेक्टाई से आगे का रास्ता होता है, आगे की जगह होती है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया 10 से 12 होती हैं हर एक टेस्टिकुलर हर एक टेस्टिस के अंदर। रिमेंबर वासा एफ्रेंशिया तक इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम आता है। मतलब इससे पहले जो ट्यूबुली रेक्टाई था और रेटेटेस्टिस था और ये वासा एफ्रेंशिया, ये टेस्टिस के अंदर की ट्यूब्स हैं, इसलिए इन्हें हम इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम कहते हैं। वासा एफ्रेंशिया से स्पर्म आगे की तरफ जाते हैं, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एपिडिडिमिस कहते हैं। रिमेंबर स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बने हैं वो इमोटाइल होते हैं, वो मोटाइल बनते हैं इन द एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस के 3 हिस्से होते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, एक जो टेल होता है। टेल हिस्से से एक ट्यूब निकलती है, इसके कॉर्डा पार्ट ऑफ एपिडिडिमस से एक ट्यूब निकलती है जिसे वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस जो होता है वो स्क्रॉटम से ऊपर की तरफ जाता है और ये इट असेंड ओवर द एब्डोमेन एंड इट फॉर्म अ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद थोड़ा सा डायलेट हो जाती है दोनों वास डेफरेंस कॉल्ड एज एम्पुला। एम्पुला पार्ट ऑफ द वास डेफरेंस विल रिसीव डक्ट्स, दे विल रिसीव डक्ट from the seminiferous, from the seminal vesicles. So 2 seminal vesicle नामक ग्लैंड होते हैं जिनके दोनों डक्ट्स 2 एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस के साथ जुड़ते हैं और 2 इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट एंटर इनटू द यूरेथ्रा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एज वेल एज द सीमेन। सो यू मस्ट बी नोइंग एट वन टाइम देयर इज either in males there is either insemination or ejaculation or either urination. Both urination and insemination or ejaculation not occur simultaneously. तो ऐसा क्यों? रास्ता जब एक है तो ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पे सिर्फ यूरिनेशन होती है और एक टाइम पे सिर्फ इजैकुलेशन होती है? सो यू मस्ट बी नोइंग दैट यूरिनेशन और मिक्टूरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पीएम याद रखो। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम मिक्टूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि हम प्रिसाइजली अगर इजैकुलेशन की बात करते हैं या इंसेमिनेशन की बात करते हैं, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सो that's why, because their control point are separate, so that's why they always occur at the separate time. So dear, you must be knowing कि जो ट्यूब्स होती हैं जैसे कि आपके एपिडिडिमस है, वास डेफरेंस है, वासा एफ्रेंशिया है, ये जो डक्ट्स होती हैं इनकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर द मैचुरेशन एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। अब ये जो डक्ट्स हैं इनकी सिक्रेशन और असेसरी सेक्स ग्लैंड्स की सिक्रेशन भी स्पर्म्स के साथ ऐड हो रही हैं। असेसरी सेक्स ग्लैंड्स में सबसे पहले हैं सेमिनल वेसिकल्स जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स के बाद, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के बाद अगला ग्लैंड आता है एक सिंगल अनपेयर्ड ग्लैंड जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आते हैं थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड, असेसरी ग्लैंड कॉल्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। सो 3 प्रकार के असेसरी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 2 जिसमें से पेयर्ड हैं, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो अनपेयर्ड है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड।
इन तीनों की secretion along with the secretion of the ducts is called a seminal plasma. You must be knowing seminal plasma is rich in fructose, calcium and certain enzyme. And you must be surprised to know that presence of fructose in the female reproductive tract is used in forensic science as an indicator of sexual assault or rape. So फ्रक्टोज इकलौती सिक्रीशन होती है जो सैमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन में पाई जाती है, और सैमिनल वेसिकल की सिक्रीशन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सिक्रीशन मतलब देयर हैज बीन ऑकर्ड forceful sexual intercourse and that has been used in the forensic science as an indicator of the rape or sexual assault. ऑलराइट, सो ये सैमिनल प्लाज्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पर्म नामक सेल्स की ट्रांसपोर्टेशन और उनकी मैचुरेशन के लिए इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. सैमिनल प्लाज्मा बल्क ऑफ द सीमेन बनाता है, जबकि स्पर्म जो होता है बहुत ही माइन्यूट कंटेंट जो है वो सीमेन का बनाता है. आप याद रखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन विल बी हेल्पिंग इन ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. Seminal plasma plus sperm will be equal to semen. You must be knowing in a single ejaculation approximately 200 to 300 million sperms are found. एक single ejaculation में 200 से 300 million sperms present होते हैं, और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए याद रखिए इनमें से 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना ज़रूरी है, और उन 60% के 40% स्पर्म्स का चलना जरूरी है. दे शुड शो विग्रस मोटिलिटी. अगर वो पैरालाइज्ड होंगे या चल नहीं पाएंगे देन ऑल्सो दे विल नॉट बी एबल टू रीच द एम्पुला पार्ट, जो डेजिग्नेटेड जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. सो दैट्स वाई यू मस्ट बी नोइंग. अगर स्पर्म काउंट जो है बहुत ज़्यादा हो, स्पर्म काउंट 200 से 300 मिलियन है एक सिंगल इजैक्यूलेट में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 और 4 ml होता है एक सिंगल इजैक्यूलेट का वॉल्यूम. तो याद रखिए अगर स्पर्म का जो काउंट होता है 20 मिलियन पर ml से घट जाता है देन पर्सन इज लाइकली टू बी इनफर्टाइल. रिमेंबर 20 मिलियन जो स्पर्म है अगर पर ml ऑफ सीमेन में प्रेजेंट होंगे पर्सन इनफर्टाइल होगा. अब आप कहेंगे कि भाई इतना ज़्यादा स्पर्म काउंट होना, हाई होना क्यों ज़रूरी है टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन. सो रीज़न भी कि जब भी इंसेमिनेशन होती है तो वेजाइना के अंदर एसिडिक कंडीशन जो प्रेजेंट होती है हमेशा अबाउट 3.8 pH होता है. वहाँ पे जो फ्लोरा होती है, जो माइक्रोबियल फ्लोरा होती है, माइक्रोबियल जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म, और लैक्टिक एसिड की वजह से ये जगह जो होती है बाकी के किसी भी पैथोजन के लिए फेवरेबल नहीं होती है ग्रोथ के लिए. तो एसिडिक कंडीशन इन द वेजाइना एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ द इम्यूनिटी. सो डियर, जो सीमेन में स्पर्म्स एंटर हुए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसमें से बहुत सारे स्पर्म वेजाइना की एसिडिक कंडीशन की वजह से मारे जाते हैं. दूसरा जो सर्वाइकल म्यूकस है उसमें वो एंट्रैप हो जाते हैं. इफ देयर इज ओव्यूलेशन देन यू मस्ट बी नोइंग ओव्यूलेशन के बाद जो हार्मोन फीमेल ब्लड में सिक्रीट होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है. प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो थिक और स्टिकी हो जाता है. तो बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो सर्वाइकल म्यूकस में धंस जाते हैं. और तीसरी चीज आगे जो बढ़ पाते हैं, आगे जो चल पाते हैं, दे आर बीइंग किल्ड बाय द फैगोसाइट्स इन द यूट्रस, इन द कैविटी ऑफ द यूट्रस. सो दे आर बीइंग एक्सेसिव फैगोसिटी क्रिएट इन द यूट्रस. सो दैट्स व्हाई बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं. सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म, ओनली 200 to 300 स्पर्म्स विल बी रीचिंग अप टू द लेवल ऑफ द fallopian tube or in the ampulla part. So that's why a high sperm count is very much required in order to ensure the fertilization. Alright, so this was about the male reproductive system. Now, आप female reproductive system शुरू करने से पहले let us talk with the sperm formation, because sperm जब हमने male reproductive system कर लिया, क्यों